हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएफओबीसी जो फेलोशिप है उसके बारे में। तो उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा, कुछ आइडिया होगा, ज्यादा नहीं मालूम होगा, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि एनएफओबीसी फेलोशिप भी एक फेलोशिप है जो कि आपको यूजीसी प्रोवाइड करती है। लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से देखने वाले हैं कि क्या है, किसको मिलता है, कौन प्रोवाइड कराता है और कैसे मिलता है। तो चलिए देखते हैं पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट डिटेल। इस तरीके से आपका जेआरएफ होता है। जेआरएफ के लिए आपको आपको जेआरएफ फेलोशिप प्राप्त करने के लिए आपको पीएचडी में इनरोल होना कंपलसरी होता है विद इन 3 ईयर। ठीक है, 3 साल के अंदर आप जेआरएफ अमाउंट तभी पा सकते हैं जब 3 साल के अंदर आप पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं। उसी तरीके से आपको एनएफओबीसी जो फेलोशिप है उसको भी 3 साल के लिए 3 साल के अंदर आप अगर पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं तभी आपको मिलता है। लैपटॉप में सारी चीजें खुली हुई हैं और हम लैपटॉप के माध्यम से ही देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ये पीडीएफ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एनेक्चर है और ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको गूगल पे मिल जाएगा। साथ ही हम आपको इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे और आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम। ये श्रेयास है जिसका फुल फॉर्म है। ये ओबीसी एंड अदर्स के लिए है जो कि 2021-22 से लेकर 25-26 के जो आपका ईयर है इसके लिए आपका ये वैलिड है। और मे बी 16 में 2026 में या 2026 में कुछ चीजें चेंज हो या फिर अगर नहीं होगा तो फिर इसको आपको रिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बैकग्राउंड है। इसमें बताया गया है कि श्रेयास जो स्कीम है उसके अंदर 21-22 से लेकर 25-26 तक के लिए कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स चलाई जा रही थी फॉर ओबीसी एंड अदर, जैसे कि नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशनल लोन फॉर ओवरसीज स्टडीज फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो अगर आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं या फिर आप अपने देश में ही पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जो है फेलोशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लेके आई थी जो है श्रेयास। इसके अंतर्गत ही, इसके अंडर ही ये दोनों जो स्कीम थी ये चलाई जा रही थी। किसके लिए? तो ये ओबीसी के लिए और अदर्स के लिए या एससी के लिए। ठीक है, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ये जो स्कीम है इसका ये बैकग्राउंड है और अगर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए था। ओबीसी एंड ईबीसी यानी इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए आपको सरकार को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी जिससे आप जो है क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में आप क्वालिटी एजुकेशन जो है प्राप्त कर सकें। आगे देखते हैं जो है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, इसका स्कोप क्या है और जो है स्कीम का। तो इसमें आपको कहा गया है, स्कोप ये है कि आप जितने भी लोग जो है यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं या फिर सीएसआईआर का जो एग्जाम देते हैं उसमें से 1000 बच्चों को, ऐसे बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि जेआरएफ की जो फेलोशिप होती है, जेआरएफ का जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने से पॉइंट या कुछ मिनिमम परसेंटेज से रुक जाते हैं। जैसे कि 99.97% अगर आपका जेआरएफ का कट ऑफ गया है, परसेंटाइल गया है और उसमें आपका 99.95, 99.96, 94 ऐसा है तो आपको उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है जिसमें से जो आपके 970 या 970 जो बच्चे हैं वो आपके यूजीसी नेट यानी कि ह्यूमैनिटीज और किसके होते हैं, सोशल साइंसेज के। वहीं पे जो 250 बच्चे होते हैं वो आपके सीएसआईआर वाले होते हैं यानी कि साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। तो जो ये है स्कीम का स्कोप। और इसके बाद बात करें तो ये पीएचडी और एमफिल के लिए, तो एमफिल डिग्री अभी हटा दी गई है तो ये सिर्फ अभी पीएचडी के बारे में हम देखेंगे जिसमें से 1000 बच्चों को ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है यूजीसी को एक एज अ नोडल एजेंसी बना के और ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है इसको बनाया था और कहा था कि यूजीसी जो है इस फंड को प्रोवाइड करेगी जैसे जेआरएफ को प्रोवाइड करती है कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ फेलोशिप, उसी तरीके से ये भी है एनएफओबीसी। इसी तरीके से एनएफएससी भी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी सेम वही है, आप यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे, आप सीएसआईआर का नेट एग्जाम देंगे और उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे। अगर आप नेट तो आप ऑब्वियस ही है
क्वालिफाई करेंगे ही, क्योंकि आप जेआरएफ से थोड़े परसेंट से रुकते हैं तो नेट तो आप रहेंगे ही, तो नेट का एग्जाम देंगे और जेआरएफ क्वालिफाई करने से आप जरा सा चूक जाते हैं पॉइंट परसेंट से, ठीक है, तो आप वहां पे सेलेक्ट होते हैं, आपको यूजीसी उन कैंडिडेट को खुद सेलेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टूडेंट होना चाहिए बैकवर्ड क्लास से, यानी कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास से होना चाहिए स्टूडेंट, और दिया कब जाएगा, ये 2 सालों के लिए, जैसे आपको 2 साल के लिए जेआरएफ का दिया जाता है, उसके बाद आपको अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट लगानी होती है पीएचडी के दौरान, और प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर आपका सेटिस्फैक्टरी होगा, ठीक है, तो आपको एसआरएफ में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि आप सीनियर रिसर्च फेलो हो जाएंगे। और उसके बाद आपको, जब आप सीनियर रिसर्च फेलो हो जाते हैं, तो आपको कुछ अमाउंट इंक्रीज कर दिया जाता है, जो आपका फेलोशिप होती है इसकी जो है अमाउंट इंक्रीज हो जाती है प्लस एचआरए, ठीक है। तो यहाँ पे है इसी तरीके से सेम जेआरएफ में होता है, सेम यही है, ठीक है। 2 साल के लिए आपको दिया जाएगा एनएफओबीसी में जेआरएफ का अमाउंट, जो कि आपको अमाउंट आगे बताएंगे। उसके बाद आपका आप जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है रिसर्च कमेटी उस पर आपका सब कुछ चेकअप करेगी, और उसके बाद आपके जो थीसिस वगैरह है या आप रिसर्च जो कर रहे हैं उसका, उसके बाद अगर आपका उनको समझ में आता है, उनको सेटिस्फेक्शन होता है, देन आपको प्रमोट कर दिया जाएगा एज अ सीनियर रिसर्च फेलो। उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ फेलोशिप क्या है, देखते हैं अमाउंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जिस दौरान ये बना था उस दौरान एमफिल भी था, तो यहाँ पे एमफिल है, बट आप उसको नेगलेक्ट करिएगा। अभी आप पीएचडी का देखिएगा, तो इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है फेलोशिप का, 5 साल, जैसे पीएचडी 5 साल होती है, जिसमें आपको 2 साल दिया जाएगा जीआरएफ, और उसके बाद है रिमेनिंग जो 3 ईयर है उसमें आपको दिया जाएगा एसआरएफ, ठीक है। अमाउंट क्या है, तो जिस दौरान आपका ये आया था उस दौरान आपका अमाउंट था, एनएफटीएस जिस दौरान आया था उस दौरान आपका अमाउंट जो है जेआरएफ के लिए था 31,000 पर मंथ, ठीक है, फॉर इनिशियल 2 ईयर के लिए। फिर जब आप एसआरएफ अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपका 35,000 पर मंथ फॉर रिमेनिंग टेन्योर, यानी कि 3 ईयर के लिए। और उसके बाद अभी जो ये अमाउंट है, अभी 35,000 जेआरएफ है और 42,000 एसआरएफ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट बढ़ा दिया गया है 2023 में। उसके बाद कुछ कंटीजेंसी है फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का देखिए तो 10,000 रुपए पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर, यानी कि जेआरएफ के दौरान, और एसआरएफ के दौरान 20,500 रुपए फॉर रिमेनिंग 3 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है अमाउंट आपने देख लिया। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको हमें जैसे बता ही दिया है कि सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपका जेआरएफ है, बट अगर आपका जेआरएफ नहीं होता है, चूक जाते हैं आप किसी तरीके से, तो एक लिस्ट आती है यूजीसी के द्वारा। जब आपका रिजल्ट आता है उसके कुछ 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपका एनएफओबीसी की भी लिस्ट आ जाती है। और यहाँ पे 750 बच्चों का है कि जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के हैं, और 250 बच्चे जो आर्ट उसके साइंस के हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर साल 250 बच्चे साइंस के और 750 बच्चे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के ही सेलेक्ट हो, ऐसा नहीं है। ये संख्या कम हो सकती है, कई बार हो सकता है 300 ही, 450 ही, ठीक है, 250 ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में, और उससे ही 250 जो साइंसेज के हैं उसमें भी हो सकता है 100 सेलेक्ट हो सकता है 150 हो जाए। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से एनरोलमेंट होता है, जैसा होता है उस हिसाब से यूजीसी डिसाइड करती है कि कितने बच्चों को लेना है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, the merit of the candidate selected shall be maintained. The dashboard will show the category wise and stream wise number of students and also regularity of payment. The database of the entire scholarship scheme should also be made available in the open domain, ठीक है। और इस सारी चीजों को जो प्रोसेस है इसको रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा। आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको इसको अप्लाई करने के लिए, तो आपका आधार सीडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आप जो प्रोसीजर क्या है, जो ग्रांट जहां से यूजीसी रिलीज करती है उसका क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट नंबर लगेगा जो बेनिफिशियरी है, और उसको वैलिडेट करना होगा, तो पीएफएमएस फॉर क्रिएटिंग ऑफ बेनिफिशियरी आईडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, वीडियो ट्यूटोरियल और गाइडलाइन वगैरह भी दी होती है यूजीसी की वेबसाइट पे, आप जाकर देख सकते हैं। 3rd नंबर पॉइंट है, ठीक है।
आपका जेन्युइन जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए कंसर्न यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से। ये सारी चीजें हैं। तो ये सारे प्रोसीजर हैं कि आपको ग्रांट कैसे देती है यूजीसी। उसके बाद आता है रेजिग्नेशन एंड ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सारी चीजें लिखी हैं कि कैंसिलेशन ऑफ अवार्ड। आपका जो ये एनएफओबीसी का जो अवार्ड का आपका फेलोशिप का अवार्ड है, ये कैंसिल भी हो सकता है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आप एक समय पे कई सारे जो है फेलोशिप नहीं ले सकते, आप प्लेगरिज्म नहीं कर सकते। आपका अगर प्लेगरिज्म करते हैं थीसिस के दौरान, ठीक है, आप वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दीज गाइडलाइंस, कैंडिडेट इज ऑलरेडी availing scholarship fellowship from any other sources, candidate is found employed during the MPhil and research। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब या सेंट्रल स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप वहां पे अगर आप पकड़े जाते हैं तो ये सारी जो आपकी फेलोशिप है ये कैंसिल हो जाएगी। इसके साथ में ये आपके साथ पनिशमेंट भी, आपको ये सारे जो पैसे अगर आप उस दौरान पाते हैं और उसको भी आपको हो सकता है वापस करना पड़े एज अ पनिशमेंट। ठीक है, तो ये सारे, ये नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली का ये नेशनल फेलोशिप और अदर बैकवर्ड क्लासेस एनएफओबीसी। तो ये फॉर्म है जिसमें आप यहाँ पे ईयर लिखा है और जिस ईयर में आप इसको फिल करेंगे, आपको जिस ईयर में आप क्वालिफाई करेंगे उस ईयर में आपको उसको फिल करना होगा, सारी ये जो डाटा है। ठीक है, और इसके बाद और कोई फॉर्म है नीचे बहुत सारे, उनको भी आपको फिल करना होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन, ये आपको सर्टिफिकेट है, आपको जो है इसको साइन कराना होगा अपने सुपरवाइजर से। आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है और डेजिग्नेशन आपका क्या है। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आपका साइन कराना पड़ेगा, आपके जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपको साइन कराना पड़ेगा। तो ये सारे फॉर्म है, ये आपको जब आप सेलेक्ट होते हैं तो उस दौरान आपको बताया जाता है। कंटिन्यूएशन ऑफ सर्टिफिकेट है, तो ये आपका सर्टिफिकेट है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह जो भी है ये सब करके आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। आपको ये प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी जब आप एसआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे 2 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का और रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो भी आपके यूनिवर्सिटी के, उनका भी साइन वगैरह लगेगा आपका जब आप प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद फॉर्म फॉर सबमिटिंग अकाउंट ऑफ कंटिजेंसी ग्रांट एंड द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो ये पूरा सर्टिफिकेट है आपका, आपको कितना पैसा आपने कहाँ खर्च किया, बुक्स पे या कुछ उससे रिलेटेड कोई और आइटम से आपने खर्च किया, टाइपिंग में आपका कितना पैसा लगा, स्टेशनरी में आपका क्या पैसा लगा। तो इसके बाद आपकी जो कंटिजेंसी है, जैसे जो आप पैसा खर्च करते हैं, तो ये 10,000 जो 10,000 रुपए जो आपका पर एनम था, वो आपको एक्स्ट्रा खर्चा मिलता है ह्यूमैनिटीज के उसके स्टूडेंट्स को, सोशल साइंसेज की। और जब आप एसआरएफ हो जाते हैं तो 20,000 रुपए मिलता है, तो एक्स्ट्रा खर्चा भी मिलता है। ठीक है, ट्रेवल वगैरह का, केमिकल इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, उन सारी चीजों का, जिसको आपको वहां पे जो है फिल करके, फॉर्म फिल करके देना होता है। एचआरए सर्टिफिकेट, एचआरए सर्टिफिकेट आपका ये जो पैसा है आपका जीआरएफ और एसआरएफ का, उसके बाद प्लस एचआरए होता है हाउस रेंट जो है अलाउंस। यानी कि आप अगर हॉस्टल में रहते हैं, जो कि आपका स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहां भी आपका एडमिशन होता है, और अगर आप वहां हॉस्टल लेते हैं तो ये पैसा आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कट जाता है। लेकिन अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं या फिर आपने अप्लाई किया और कैंसिल हो जाता है तो ये पैसा आपको मिल जाता है। ये अभी तक मैंने जो पिछले साल देखा था वो 6600 रुपए है, और अभी आगे हो सकता है इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये है एचआरए। उसके बाद है, आगे देखते हैं कोई और फॉर्म है, 3 मेंबर्स असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन upgradation from NFOBC JRF to NFOBC SRF under the scheme of National Fellowship for OBC NFOBC स्टूडेंट। ठीक है, सारा एक ही में मिला के लिख दिया तो कंफ्यूजन हो रही है। तो ये आपकी 3 मेंबर कमेटी, असेसमेंट कमेटी बैठेगी जो आपको बताएगी, आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको असिस्ट करेगी। और उसके बाद जो है आप इस स्कीम के अंतर्गत जो है, इसके अंदर कौन कौन से होंगे, सुपरवाइजर ऑफ रिसर्च स्कॉलर होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, एंड आउटसाइड सब्जेक्ट एक्सपर्ट अदर देन सम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज कोई। ठीक है, एक कोई सब्जेक्ट से
मतलब सब्जेक्ट से इतर कोई दूसरे जो प्रोफेसर होंगे उनको आप ले सकते हैं। तो ये 3 मेंबर की कमेटी बनेगी और ये आपका असेसमेंट करेगी। तो ये सारे फॉर्म वगैरह थे और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूँगी और वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनएफएससी के बारे में और उसकी पूरी डिटेल देखेंगे। साथ ही आप चैनल को शेयर नहीं करते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके और थोड़ी बहुत मेरी भी मोटिवेशन बनी रहे, तो आप प्लीज शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको इसको सेंड कर देंगे। उसके साथ ही आप हमारा डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाते हैं मेरे द्वारा, या फिर आप आपस में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एनएफएससी के जो फेलोशिप है उसके संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।